हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट सीटेट जुलाई 2024 मैथ प्रैक्टिस क्लास। दोस्तों, आज है हमारा डे 1। दोस्तों, आप एक बहुत ही शानदार मैथ्स की प्रैक्टिस करने वाले हो। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहोगे ना, तो आपको डिक्टो सेम टू सेम सवाल का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ज्यादा बहस ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि आज का पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा कि शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिखा जो है ना, वो एक ईंट भट्टा पर ईंटें गई, जहां पर ईंटों का मूल जो था ना, वो 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था। यानी कि 2500 रुपए में 1000 ईंट आपको मिलने वाली थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अगर उसके पास केवल 4000 रुपए है तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। देखना कैसे, आप मुझे बताओ, इस लाइन से देखो ध्यान से। कह रहा है कि 2500 रुपए में वह कितनी ईंटें खरीदती है। आप कहोगे 2500 रुपए की बात करेंगे ना, तो उसकी ईंटों की संख्या कितनी है। आप कहोगे 1000 है। आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि 4000 रुपए में कितनी ईंटें खरीद सकती है। आप बहुत ही ध्यान से समझो। देखो, यहाँ 2500 रुपए में अगर आप 1000 ईंटें खरीदोगे ना, तो 2500 का डबल कितना होता है। आप कहोगे 5000 रुपए होता है। 2500 का डबल 5000 रुपए होता है, तो 5000 में कितनी ईंटें खरीदोगे। आप कहोगे 1000 का डबल, यानी कि कितनी 2000। आपके पास रुपए हैं कितने, आप कहोगे 4000 है। यानी कि आपके पास जो भी ईंटें होंगी वो 2000 से कम होंगी। 2000 से कम होंगी। ऑप्शन देखो, 2000 से कम कहां दे रखा। आप हो गए, यहां देखो 10,000 दे रखा, खत्म हो गया। यहां देखो 16,000 दे रखा, खत्म हो गया। यहां देखो 4000 दे रखा, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। बहुत ही आसान सवाल है, आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा ना, तो सवालों को आसानी से कर पाओगे ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऑप्शन पर नजर रहना जरूरी है, ताकि आप सवालों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाओ। आई होप दोस्तों, ये सवाल का सलूशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी प्रकार से कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संख्या 4782, ठीक है, और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, बात कर रहा है अंकित मूल की, और हमको पता है कि अंकित मूल की बात करेंगे ना, किसी भी नंबर का अंकित मूल स्वयं का ही नंबर होता है, स्वयं का ही जिम्मेदार होता है। जैसे यहाँ 7 दे रखा है, अब यहाँ पर चाहे कोई सी संख्या दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 7 का अंकित मूल क्या होता है, 7 ही होगा। समझ रहे हो, स्थानीय मान परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अंकित मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ 4782 में 7 का स्थानीय अंकित मान, अंकित मूल की बात करेंगे, स्थानीय मान की बात नहीं हो रही। 4782 में 7 का अंकित मूल की बात करेंगे तो क्या होगा, 7 ही रहेगा। चाहे कोई भी नंबर दे रखा, नंबर पर डिपेंड करता ही नहीं अंकित मूल, वह नंबर स्वयं का ही जिम्मेदार होता है। यहाँ अंकित मूल की बात करेंगे तो यहाँ भी 7 होगा। कह रहा है इनके बीच का अंतर क्या है, अंकित मूल के बीच का अंतर क्या होगा, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, 7 या कोई भी नंबर हो, उसका अंकित मूल क्या होता है, स्वयं का ही नंबर होता है। जैसे मैंने बोला 3 का अंकित मूल क्या होगा, आप कहोगे 3 होगा। ऊपर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अंकित मूल जो होता है वो स्वयं का ही नंबर होता है। जैसे मैंने पूछा 2 का अंकित मूल क्या होगा, आप कहोगे 2 ही होगा। मैंने बोला 1 का अंकित मूल क्या होगा, आप कहोगे 1 ही होगा। मैंने बोला 4 का अंकित मूल क्या होगा, आप कहोगे 4 ही होगा। मैंने बोला 5 का अंकित मूल क्या होगा, आप कहोगे 5 ही होगा। आपको संख्या देखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, अंकित मूल यानी कि स्वयं का ही नंबर जिम्मेदार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से
3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। बहुत ही बढ़िया है। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाओं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। समझ लो, बात हो रही है हायर एजुकेशन स्कूल की। कह रहा है कि 96 शिक्षिकाएं हैं, जिसमें से 3/8 शिक्षिकाएं जो हैं वो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। कि देखो ओवरऑल बात किस में कर रहा, उच्च स्कूली कक्षा की बात कर रहा। 96 शिक्षिकाएं हैं बच्चा, इसमें से 3/8 जो है वो क्या पढ़ाती है, उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती है। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ो। क्या कह रहा है कि यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, यानी कि जो भी उच्च स्कूली शिक्षिकाएं हैं ना, उसमें 2/9 भाग जो है वो गणित की ही शिक्षिकाएं हैं। आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सी शिक्षिकाएं हैं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। आप मुझे बताओ, जब भाग की बात करें यहाँ पर 2/9 भाग जो है कोई भी नंबर है, अगर मैं पूछा कौन सा भाग नंबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे, कुछ नहीं करना, 9 में से 2 घटाओगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। डिफरेंस करो, बस भाग निकल कर आ जाएगा। नीचे का वैसा ही रहना देना है, सेम टू सेम रहने देना। जैसे मैंने बोला 1/5 है, अगर आपसे पूछा जाए इसका अदर भाग क्या होगा, अदर भाग जो होगा वो डिफरेंस कर दो, 5 में से 1 गया, कितना होगा 4। नीचे का जो भी हार है वही रहना देना है, सेम टू सेम। तो भाग निकालना सीख गए। यानी कि 2/9 जो भाग है ना वो गणित शिक्षिकाएं हैं। अब मैं कह सकता हूं कि 7/9 जो बच्चा भाग है वो गणित शिक्षिकाएं नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा, शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। टोटल उच्च स्कूली शिक्षिकाएं कितनी हैं, 96 का 3/8, और इसमें जो गणित नहीं पढ़ाती वो क्या है, 7/9 है। समझ रहे हो, आप काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा। देखो 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 चौको 12, 4 गुणे 7 बच्चा, 4 सत्ते कितना होता बच्चा, आपको 4 सत्ते 28 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। इस प्रकार की संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी कि होल नंबर होते हैं। समझ रहे हो। आप मुझे बताओ, बहुत ही ध्यान से समझो। आपसे पूछ रहा कौन सा इसके लिए सत्य नहीं है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, a माइनस बी बराबर बी माइनस ए होता है। कौन सा सत्य नहीं है। आप कहोगे कैसे चेक करेंगे, आप कहोगे आपको ये सब तो रटा तो है नहीं। आप कुछ नहीं, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। पूर्ण संख्या कोई भी 2 ले लो। मैंने बोला पूर्ण संख्या मान लो a की वैल्यू 1 मान लो और b की वैल्यू मान लो मैंने कहा 2। अब देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि 1 प्लस 2 करोगे बराबर क्या 2 प्लस 1 होगा, b की वैल्यू 2 मानी। देखो 1 प्लस 2 कितना होता, 3, 2 प्लस 1 कितना होता, 3, 3 बराबर 3 है, यानी कि ये तो हमारा सत्य है। आपसे पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। आप देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी मानी मैंने, 1, 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1 होता क्या। आप कहोगे 2 में से 1 जाएगा बच्चा, कितना बचेगा, आप कहोगे 1 बचेगा। 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे -1 बचेगा। कभी -1 बराबर +1 का होता है, आप कहोगे नहीं होता है। यही इसका मतलब पूर्ण सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो a की वैल्यू रखोगे यहाँ 1 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 1, बात बराबर बन रही है। अब यहाँ c का पैटर्न है तो c की वैल्यू कोई मान लो, 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जोड़ोगे ना, ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी करोगे। देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 कोष्टक प्लस का c, यहाँ देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। देखो 1 2 जोड़ोगे कितना होगा, 3, 3 3 कितना होगा 6। यहाँ देखो 2 3 पहले जोड़ोगे 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 बराबर 6 होता है। लेकिन -1 बराबर +1 कभी नहीं होता है, +1 बराबर ही +1 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, ठीक है, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, बहुत बढ़िया, और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला, ठीक है। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। देखना ध्यान से, आपने एक बहुत ही शानदार फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज बराबर क्या होता है,
भाज बराबर जो होता है वो भाजक भाजक इनटू भागफल भागफल भाजक इनटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। भागफल प्लस का शेषफल, यही तो होता है फार्मूला। अगर ना पढ़ा हो तो आप चीजों को ध्यान कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बचपन में आप गुणा भाग करते आए हो। देखो ध्यान से, भाज हमारा क्या होता है, भाज को हम बोल सकते हैं संख्या भी बोल सकते हैं। संख्या, कोई भी नंबर संख्या, संख्या कैसे निकालेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करेंगे। देखो किससे विभाजित किया गया, 9 से। भागफल कितना मिला, 21, यानी कि भाजक हमारा 9, भागफल कितना हो गया 21। और शेषफल की बात करेंगे, शेषफल कितना है, आप कहोगे 3 है, कुछ नहीं, संख्या निकल कर आ जाएगी, 9 गुणे 21 करोगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, प्लस का 3 करोगे, देखो कितना आएगा, 9 3 12 की 2 8 है, 9 1 1 ही, 192 हमारी संख्या आ गई। आप कह रहा बच्चा जो भी संख्या है ना उसको गलती का एहसास हो गया, उसने किससे भाग किया, आप कहोगे 6 से भाग किया। देखो 6 से भाग करोगे, अब आपको बताना कितना भागफल और शेषफल जाएगा। देख लो ना कितनी बार टोटल जा रहा है, देखो 6 से भाग करोगे, देखो 6 18 1 19 हुआ, 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 6 दूनी 12, यानी कि पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो भागफल कितना हुआ, 32। जब पूरा पूरा कट जाएगा बच्चा तो शेषफल तो रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं, इसका मतलब 32 भागफल हुआ और शेषफल हमारा क्या हुआ, 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखो कोई भी भाग करो, जैसे मैंने बोला यहाँ 5 है, अगर आप 2 से भाग करोगे तो संख्या कैसे आएगी, आपको 2 दूनी 4 और नीचे क्या बचेगा, 1। एक हमारा क्या होता है, शेषफल। अब देखो ये संख्या हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 और फिर प्लस का 1 करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस का 1, यही तो फार्मूला बन गया। बराबर कितना आ जाएगा, 5। यही तो मैंने बोला, भाज कितना है, आप कहोगे यहाँ पर 5 है, भाजक कितना है 2, भागफल भी 2 है और शेषफल कितना 1। कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लो, आपको फार्मूला बनाना आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़े ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। बहुत ही आसान सवाल। तुल्य भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न ये होती है कि ऐसा भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर जो है ना बच्चा, हर समान होना चाहिए। बस हर अगर समान है ना तो इस प्रकार के भिन्न जो है, दो या दो से अधिक भिन्न भी हो सकती हैं, हर समान है, हर समान है तो वो भिन्न क्या होती हैं, तुल्य भिन्न होती है। समझ रहे, अब देखो हर कहाँ समान है, यहाँ देखो हर कितना 3, यहाँ 2, तुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ देखो 2 है, यहाँ कितना है 8, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 4 है, यहाँ कितना है हर 7 है, ये भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो इसका जरूर हर समान होगा, 4 4 बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, समझ रहे हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन क्या मतलब क्या है, ऐसा नंबर का क्यूब नहीं है, कोई भी नंबर हो जिसका क्यूब नहीं है, यानी कि पूर्ण घन नहीं है। देखो 729 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, आपको 9 का क्यूब होता है। क्यूब तो याद होने चाहिए ना, ज्यादा नहीं 20 तक तो क्यूब याद ही कर लो। देखो 1000 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे 10 का क्यूब होता है। 333 किसका क्यूब होता है, किसी का नहीं। 216 जरूर मैंने सुना है, 6 का क्यूब होता है। 6 36 छक्का 216। तो देखो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। पूर्ण घन नहीं, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, यानी कि 333 जो होता है। देखो अगर ध्यान से देखो 3 गुणे 111 लिखा, अब 111 थोड़ा ना किसी का क्यूब होता है। क्यूब होने के लिए 3 बार वो नंबर रिपीट होना चाहिए 111 को, समझ लो। 3 बार नंबर रिपीट नहीं होगा। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो 3 से ये करता है क्या, आपको 3 तिरका 9, 2 11 हुआ, 3 सत्ते 21, मतलब कि 37 गुणे 3। देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 होना चाहिए तब जाके क्यूब होगा, या 37 गुणे 37 गुणे 37 होना चाहिए। 3 गुणे 37 गुणे 3 थोड़े ना किसी भी नंबर का क्यूब होता है, समझ रहे हो बात को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्यूब याद है ना तो इस सवाल को आसानी से कर पाओगे, समझ रहे हो। नहीं तो आप क्या करते, आप ऐसे करते 729। अब देखो किससे करता है, आपको 9 से काट के देखेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 9 निम 81, 9 निम 81, फिर 9 से काटोगे 9 एकम 9। पूर्ण घन के लिए एक बात एक हमेशा ध्यान रखना, 3 का पेयर लेते हैं। जब भी 3 का पेयर अगर बन रहा है, परफेक्ट 3 का पेयर बनना चाहिए, तभी वो संख्या जो है ना वो पूर्ण घन होगी।
समझ रहे हो बात को? ऐसे फैक्टर कर लो अगर आपको याद नहीं है, लेकिन आपको याद करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका समय बच सके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समझ रहे हो? कह रहा है कि एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही बात, आयत उसने बनाया मिनी ने, तो बात मान ली जाएगी कि सभी भुजाएं कैसी हैं, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सभी भुजाएं जो होती हैं अगर बराबर हैं तो एक प्रकार का वर्ग भी होता है, समझ रहे? लेकिन आयत जो होता है बच्चा, आयत हमेशा ध्यान रखना, आयत की लंबाई चौड़ाई 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 समान होती है, लंबाई लंबाई समान होती है, कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। लेकिन एक कंडीशन में ये भी होता है कि लंबाई बराबर भी चौड़ाई होती है, जैसे मिनी ने बनाया। तो आयत की सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, समझ रहे हो? इतनी बात समझ गए? बहुत ही पॉइंट समझना ध्यान से। आप क्या कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं? अभी मैंने समझाया, देखो क्योंकि मिनी ने बनाया ना, ऐसा नहीं हो सकता कि लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो। लंबाई चौड़ाई बराबर है तब भी वो आयत हो सकता है। कि सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सभी वर्ग जो है वो क्या आयत होते हैं? बिल्कुल सही बात, सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। समझ रहे बात को? क्योंकि लंबाई चौड़ाई सभी की बराबर अगर कर दी, सभी वर्ग क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर, तो वो हमारा क्या होता है, आयत होता है। समझ रहे हो? तो सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। आगे देखो, सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं क्या? सभी आयत जो है, यहाँ देखो सभी वर्ग जो है आयत होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, अभी मैं आगे देखता हूँ, आगे और भी कट करता हूँ ना। सभी आयत क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं क्या? नहीं होते। देखो यहाँ लंबाई हो गई, यहाँ लंबाई हो गई, अगर मैं यहाँ चौड़ाई की बात करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर चौड़ाई की बात करता हूँ, ये चौड़ाई ये चौड़ाई ये लंबाई, ठीक है। देखो वर्ग क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक कंडीशन ऐसा होता है कि जिसमें चारों भुजा बराबर होती है। देखो चौड़ाई बराबर लंबाई कर दो ना तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध है। मैंने बताया ना, एक कंडीशन ऐसी होती है कि चौड़ाई के बराबर अगर आप लंबाई कर दोगे ना तो वो वर्ग और आयत में संबंध बताता है। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी वर्ग जो है बच्चा वो आयत होते ही होते हैं। कि वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत में क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई अगर बराबर कर दी जाए ना तब भी वो आयत बना देगा। जैसे मिनी भाई साहब ने बताया ना, मैंने एक आयत बनाया। आयत के बारे में पढ़ोगे ना बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज के बारे में, कि आयत में एक ऐसी खास बात होती है कि वो वर्ग भी बन जाता है और वो आयत भी तो होता ही होता है। समझ रहे हो? हर कंडीशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा? जब भी इस प्रकार का सवाल है कुछ नहीं करना, जो भी अनुपात है ना इसी अनुपात में देखो कोणों का मान कहाँ दे रखा है। या तो मैं कह सकता हूं कि वो नंबर 4 से करना चाहिए पहला नंबर, दूसरा 5 से करना चाहिए, तीसरा 6 से करना चाहिए। बस आपको इतना ही चेक करना है और आपको कुछ भी मेथड नहीं लगाना है। देखो 4 से क्या 50 करता है? आप कहोगे नहीं करता है, हटाओ। 45 करता है? आप कहोगे नहीं करता है, हटाओ। 48 करता है? बिल्कुल। 52 करता है? बिल्कुल। समझ रहे? अब देखो नंबर 5 से करना चाहिए, 5 से कट रहा है, 60 बिल्कुल कट रहा है। देखो नंबर 6 से कटना चाहिए, 6 से 68 करता है? आप कहोगे नहीं करता है, खत्म करो। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। समझ रहे हो? इन दोनों का सभी का योग करोगे ना तो कितना आएगा? आप कहोगे 180 आना चाहिए। 72 और 48 कितना होता है? आप कहोगे 120 और 60 180 आ रहा है। तीनों का योग भी 180 आ रहा है। और नंबर जो है वो हमारा 4 से कट रहा है पहला नंबर, दूसरा 5 से कट रहा है, तीसरा 6 से कट रहा है। जब तीनों से कट रहे हैं ना तो वही उसके कोणों का मान हो जाता है। लेकिन आपको वैसे भी बता दूंगा, देखो चलो सीख लो। 4:5:6 दे रखा है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। रेशियो की बात करेंगे तो 5 4 9 9 6 कितना होता है? 15। 15 बराबर कितना आएगा? आप कहोगे 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 12 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौको 48, 5 यूनिट की 12 पंचे 60, 6 यूनिट की 12 छंग 72, ये डिग्री आ गए। देखो 48 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, ऐसे आपको करके देखना है। और एक्स बेस
अगर एक्स आपको मानना है तो वो भी मेथड आपको पता होना चाहिए, बेसिक से करने की जरूरत नहीं, ये सवाल ओरली ही आपको सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो कि रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, ठीक है। उसे अलीगढ़ के लिए एक रेलगाड़ी लेनी है, ठीक है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी, ये छूटने का समय क्रमशः 17:05 यानी कि 5:05, 4:32 यानी कि सुबह के 4:32 दे रखा। देखो यहाँ 17:05 दे रखा, तो यहाँ 16:32 दे रखा होता अगर पीएम की बात करता है, यहाँ एएम की बात कर रहा है घूम के, लेकिन यहाँ दोपहर के 2 बजे मतलब कि अगले दिन की बात कर रहा है। 18:30 ठीक है, और 19:15 ठीक है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े, कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। कहां पर, स्टेशन पर। 2 बजे स्टेशन पहुंची, तो आप मुझे तो सबसे पहले गाड़ी कौन सी आएगी, अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, ठीक है। सबसे पहले रेलगाड़ी कौन सी आएगी आपको, 17:05 पर आएगी। 17:05 क्या होता है, 5:05। फिर देखो यहाँ 6 बज के आएगी, फिर 19:15 यानी कि 7:15, फिर लौट फिर के दूसरे दिन आएगी 4:32 पर सुबह। ये तो बिल्कुल नहीं ले सकते। देखो सुबह सबसे कम समय के लिए कौन सा टाइम नजदीक है आपको, कि 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। 5 बजे वाली ट्रेन है कौन सी आपको, कि रेलगाड़ी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस सवाल को पढ़ना है और आसानी से समझना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है, ठीक है। वह 11 फीट इंटू 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। बहुत बढ़िया। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं, ठीक है। 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट का विकल्प 1, 2 फीट इंटू 2 फीट का विकल्प 2, 2.5 फीट इंटू 2.5 फीट का विकल्प 3, और 3 फीट इंटू 3 फीट का विकल्प 4। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। टाइल को काटना नहीं है। कमरे का आकार कितना है, 11 इंटू 16 फीट का है, 11 इंटू 16 फीट का। ये लंबाई चौड़ा यानी कि एरिया आ गया। अब देखो ऐसी कौन सी टाइल का आकार लूं ना जिससे मेरा मेरा जो एरिया है वो पूरा पूरा कट जाए। मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 फीट 2 फीट का ले लो ना, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 11 चौको 44, समझ, संख्या भी निकल कर आ गई, समझ गए। पूरा पूरा कट रहा, पूरा पूरा कट रहा है, तो टाइलें जो है ना वो काटनी नहीं पड़ेंगी आपको, समझे। जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप ऐसे ही करके देखो, भाग करो ना, देखो कहां पर नंबर हमारा दशमलव में नहीं आ रहा है। कॉमन सेंस की बात करो, यहाँ देखो 16 दिख रहा है यानी कि 2 दूनी 4 आ रहा है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखो दशमलव में बात बन रही, 3 का 9, कभी 11 16 को काटा है, कभी 15 15 225 दशमलव में बात बन रही है, नहीं कटेगा। सीधा सीधा देखो 2 दूनी 4, 4 चौको 16 कट रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, ठीक है, और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा, ठीक है। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार प्रकलन करने को कहा, ठीक है। समूह आज जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तौला और औसत भार 38.2 केजी ज्ञात किया, ठीक है। औसत भार कितना किया, 38.2। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया, ठीक है। 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया था। समूह का सही औसत भार कितना है, बहुत ही आसान। देखो एक्चुअली में उसका भार कितना था एक छात्र का, 25.9, लेकिन उन्होंने कितना किया, 29.5, यानी कि ज्यादा लिया। जब ज्यादा लिया तभी तो औसत भार हमारा कितना है, 38.2, यानी कि एक्चुअल में उसका भार जो था वो कम था। अगर मैं 25.9 लेता तो जो एवरेज है औसत भार जो है ना, सही औसत भार जो होगा वो 38.2 से कम होगा। सबसे पहली बात ये समझो, अगर मैं 29.5 की जगह 25.9 यानी कि पीछे जाऊंगा ना, तो औसत जो भार होगा उसमें कमी आएगी, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 38.2 से कम होगा। 38.2 से कम होगा तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। आप देखो निकालते कैसे है, बहुत ही आसान। अगर मैं 3 ऑप्शन होते ना, मैं 3 ऑप्शन गलत कर देता, समझ। ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी काफी मदद करेगी। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहोगे ना तो बी सी में लगा दो, 50-50% चांस है ना सही होने के लिए। आप बी और डी तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, ए और सी में लगाओ ना आसानी से। अब देखो निकालेंगे कैसे।
आपको कुछ नहीं करना, देखो इन दोनों का डिफरेंस करना है। आप देखो कितना ज्यादा है, आपको 29.5 में 25.9 को आपको घटाना है। 15 में से 9 गया 6, यहाँ 8 में से 5 गया 3, 3.6। 3.6 औसत भार ज्यादा है। कितने विद्यार्थियों का ज्यादा है? आपको टोटल विद्यार्थी कितने? 8। अगर मैं 3.6 को औसत निकालूंगा 8, देखो काटोगे, पॉइंट रखोगे, 8 चौको 32, 5 बचा 8 5 40, 0.45। क्योंकि आपने ज्यादा लिए तो आपको कम करना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा। 38.2 में 38.2 में एवरेज कितना कम करना पड़ेगा? 38.2 है क्या? 8 विद्यार्थियों का है ना, तो 3.6 जो है वो एक पर्टिकुलर का है। 8 का बात करेंगे तो 0.45 8 हिस्सों में बांटना पड़ेगा ना, तभी तो एवरेज से एवरेज घटाओगे ना। आप मुझे तो 0.45 अगर आप कम करोगे कितना बचेगा? अब जरा ध्यान से समझो, देखो जीरो बढ़ा तो 10 में से 5 गया 5, 5 लास्ट में कहां दे रखा? आपको यही दे रखा ना, कर दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 11 में से 4 जाएगा 7, वही बचेगा 37.75 किलोग्राम। खाली 5 देख के ही आपको आंसर मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अवलोकन करेंगे। यहाँ देखो 9 - 1 भाग करेंगे 8 आएगा 1, 9 8 2, यानी कि 2 पद पड़े तो यहाँ 2 घटाएंगे तो भाग करेंगे 8, भाग तो सेम ही है। यहाँ देखो 1 2 3 हुए तो 3 लिख दिया, यहाँ 8 से भाग किया 1 2 3, बिल्कुल सही पैटर्न है। यहाँ देखो 4 हुए तो 4 लिख देंगे, भाग करेंगे 8 से 1 2 3 4। अब यहाँ पर आगे क्या आएगा पैटर्न? 1 2 3 4 और 5 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 नहीं दे रखा। अब यहाँ करेंगे भाग तो हम 8 से ही करेंगे। यहाँ कितना होगा? आपको 5 होगा, -5 करेंगे। -5 कहाँ दे रखा? आपको यहाँ नहीं दे रखा, और -5 आप कहोगे यहाँ नहीं दे रखा। ये तो मैंने पहले ही गलत कर दिया। बचा कौन सा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बचा। वैसे भी 6 के बाद में आप क्या आएगा? 5, यानी कि 5 नंबर तो लोगे ना, तभी तो 5 घटाओगे। 9 8 7 6 5 -5 भाग करेंगे 8 से 1 2 3 4 5 बनाएगा। बहुत ही आसान पैटर्न है। पैटर्न को देखना होता है, देखना होता है कैसे आपको करना है। आप धीरे धीरे कॉमन सेंस से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना, चीजें आपके सामने दिखती जाएंगी और आसानी से कर लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रियांशु के पास रुपए 10 और 20 रुपए के नोट हैं, बहुत सही। वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए का 1 नोट उपयोग करती है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 20 दूनी 40, 10 50 हो गया, ठीक है। यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, यानी कि 20 का भी और 10 का भी। आप नोटों के दिग स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो तरीका उसने बता दिया कि 20 के 2 नोट ले लो, एक 10 का नोट ले लो, 50 बन जाएगा। एक तरीका और भी है। क्या तरीका है? आपको 10-10 के जो नोट है वो 3 ले लो और एक 20 का नोट ले लो। 10 या 30 प्लस 20 कितना होगा? 50। यानी कि एक तरीका और है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉमन सेंस का यूज है, थोड़ा दिमाग लगाओगे चीजें आपके सामने आ जाएंगी। समझ रहे हो बात को? चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। 1/2 माइनस कोष्टक 2/3 माइनस 4/5। बोर्ड मास का नियम यूज करते हैं। ब्रैकेट वाली चीजों को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले भीतर है क्या? आपको 2/3 माइनस 4/5। कुछ नहीं करना, दो भी फ्रैक्शन है, आमने सामने का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15। 10 में से 12 गए, किसका बचेगा? माइनस का 2/15। यानी कि कोष्टक के भीतर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? माइनस का 2/15। अब ये माइनस है और ये माइनस बना देगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 प्लस का 2/15, फिर वही गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे नीचे का गुणा कर दो, 15 इधर लिख दिया, 2 दूनी 4, 15 दूनी कितना हुआ? 30। 15 4 कितना हुआ? आपको 19 और नीचे क्या है? 30। यानी कि इसका आंसर जो होगा बच्चा वो कितना होगा? 19/30 होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। पहले ब्रैकेट का सवाल, बोर्ड मास का नियम ध्यान रखो। बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, MAS। बी का मतलब बाइन कॉलम, मतलब कोई ऐसी लाइन लिखी हो ना ऊपर, तो इसको पहले सॉल्व किया करो। बी ब्रैकेट में सबसे पहले हमेशा बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक को सॉल्व करो। ओ का मतलब ऑफ, मैथ की भाषा में गुणा बोलते हैं। डी का मतलब डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। समझ रहे हो?
और ये लाइन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। सबसे पहले बाइन कॉलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना इसी लाइन में आपको उतरना। ऐसा नहीं करना है कि ऑफ को पहले सॉल्व करो फिर ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टॉप 15 सवाल ना मैं डेली लाऊंगा आपके लिए, समझे, ऐसे शानदार शानदार सवाल जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रखते हैं। सेम टू सेम पैटर्न के सवाल आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों जुलाई 2024 सीटेट आपका ही होगा, समझ रहे हो बात को। 100% अगर आपने मेरे साथ कंटिन्यूटी बना ली ना तो 100% मैं आपको हाई स्कोर मैथ में दिलाकर ही मानूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।